हर एक आरोपी को और हर एक एडवोकेट को लगभग हर केस में डिस्चार्ज की स्टेज से गुजरना होता है और ये उनका रोजाना का काम रहता है। सेशंस कोर्ट में चलने वाले केसेस में यह 227 सीआरपीसी में सुना जाता था और मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलने वाले केसेस में यह 239 सीआरपीसी में सुना जाता था। कानून बदल गया है और नए कानून में दोनों सेक्शंस को बदलकर सेशंस कोर्ट के लिए 250 बीएनएसएस बना दिया गया है और मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए 262 बीएनएसएस कर दिया गया है। आपको यह अवश्य याद होगा कि जैसे ही मजिस्ट्रेट कोर्ट से समन आता है, आप वहां जाते हैं तो मजिस्ट्रेट आपको चार्जशीट की एक कॉपी दिलवाते हैं। फिर जो केस सेशंस कोर्ट में चलने वाले गंभीर केसेस होते हैं उन्हें सेशंस कोर्ट में भेज दिया जाता है। भेजने की इस प्रोसेस को कमिटल कहते हैं। बीएनएसएस के नए सेक्शंस में जो 250 और 262 बनाए गए हैं, वहां बाकी बातें तो वही की वही हैं, बस एक बदलाव किया गया है। 262 बीएनएसएस में यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट वाले केसेस में केस के कागजात मिलने की तारीख से 60 दिन के भीतर और सेशंस कोर्ट वाले केसेस में कमिटल प्रोसीडिंग्स की तारीख के 60 दिन के भीतर आरोपी की तरफ से एक डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाई जानी कंपलसरी कर दी गई है कि साहब इस केस में इस आरोपी को इन ग्राउंड्स पर डिस्चार्ज दिया जाए। यदि यह एप्लीकेशन नहीं लगाई गई तो संबंधित कोर्ट आपको डिस्चार्ज की स्टेज पर सुनने से मना कर सकता है और आपको डिस्चार्ज के लिए अपनी बात करने के लिए ऊपर वाली कोर्ट में जाना पड़ सकता है, रिविजनल कोर्ट तक का सहारा लेना पड़ सकता है। आपने देखा होगा कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन पहले भी लगा करती थी, बस अब बीएनएसएस में इसका टाइम निश्चित कर दिया गया है 60 दिन का। अब थोड़ा सा डिस्चार्ज एप्लीकेशन को समझते हैं। हर डिस्चार्ज एप्लीकेशन में प्रत्येक आरोपी और उनके एडवोकेट एक सामान्य गलती करते हैं जो सभी करते हैं। होता क्या है कि डिस्चार्ज के लीगल ग्राउंड्स की अपेक्षा वे अपनी बेगुनाही साबित करने में लग जाते हैं। मैं तो रमेश के घर में दावत खाने गया था, मैं तो दूसरे शहर में था और वहां की वीडियो फुटेज मैं आपको लगा रहा हूं, या जिस घर में चोरी का आरोप लगाया गया है वे तो मेरा अपना ही है, यह रही उसकी रजिस्ट्री मेरे नाम में है। इन बातों को सुनकर कोर्ट्स डिस्चार्ज को खारिज कर देते हैं और आरोपी के ऊपर चार्ज लगाने की ओर बढ़ जाते हैं। तो इन सब डिस्चार्ज एप्लीकेशन में यह कॉमन गलती की गई है जो आप लोगों को आगे से नहीं करनी है। ये लोग चार्जशीट के बाहर के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को डिस्चार्ज एप्लीकेशन में डाल देते हैं, उसी को आर्ग्यू करते हैं और इस तरह से वो अपनी बेगुनाही डिस्चार्ज कोर्ट के सामने या डिस्चार्ज की स्टेज पर कोर्ट के सामने दिखाना चाहते हैं। आपकी पूरी की पूरी जो भी जद्दोजहद है वह गैर कानूनी बन जाती है, कोर्ट उसको मानते नहीं है, आपको निराशा मिलती है, हतोत्साहित हो जाते हैं। तो यहां हम ये देख लेते हैं कि डिस्चार्ज की स्टेज का कानून क्या होता है। 250 या 262 बीएनएसएस में दोनों में समान रूप से 4 शर्तों को कोर्ट देखता है। जब भी डिस्चार्ज की बात कोर्ट से करेंगे तो 4 शर्तों को देखेगा। पहली बात है केस का रिकॉर्ड, जिसे हम आमतौर से चार्जशीट कहते हैं, जो आईओ के द्वारा फाइल की गई होती है। दूसरी बात है उस चार्जशीट के साथ भेजे गए डॉक्यूमेंट्स। तीसरा है आरोपी का निवेदन, आरोपी क्या कह रहा है, क्यों उसके खिलाफ चार्ज नहीं बनता। और चौथी बात है प्रोसिक्यूशन का निवेदन, प्रोसिक्यूशन क्या कह रहा है और आरोपी के खिलाफ कैसे चार्ज बनता है। इन 4 बातों को हर कोर्ट सुनता है। मूल सेक्शन में लिखी हुई अंग्रेजी की बात हम आपके सामने स्क्रीन पर दिखा देते हैं, ये हमने आपको हिंदी में बताया है। इन 4 बातों के आधार पर यदि सेशंस कोर्ट को लगता है कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के पर्याप्त आधार नहीं है तो वे आरोपी को डिस्चार्ज कर देते हैं। सेशंस कोर्ट के लिए बात लिखी है आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के पर्याप्त आधार नहीं है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए इन शब्दों को थोड़ा सा बदल दिया गया है और वहां लिखा है आरोपी के ऊपर लगाया गया चार्ज आधारहीन है। चार्ज लगाने के पर्याप्त आधार नहीं है या चार्ज आधारहीन है, दोनों सामान्यतः एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। इसी कारण से आपने कोर्ट्स में देखा होगा कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 239 सीआरपीसी की डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर आर्ग्यू करने के बाद वकील साहिबान 227 सीआरपीसी वाली अथॉरिटीज ही कोर्ट के सामने रख देते हैं कि देखिए सब कानून ये वाला है। तो हम यहां फिर दोबारा से देखते हैं कि एक सफल डिस्चार्ज को पाने के लिए आरोपी को या उसके वकील साहब को क्या करना चाहिए। इसके लिए
उनको कुछ एक बातों का ध्यान रखना चाहिए जिन्हें हम एक एक करके समझते हैं। पहली बात है कि जो चार्जशीट बीएनएसएस या बीएनएस के कॉम्बिनेशन में दाखिल की गई है, यानी कि नए कानूनों के तहत दाखिल की गई है, उनमें जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी को चार्जशीट की कॉपी दी जाती है, उसके 60 दिन के अंदर अंदर और सेशंस कोर्ट में जैसे ही कमिटेड होता है, उसके 60 दिन के अंदर अंदर आरोपी को अपनी एक डिफॉल्ट डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल कर देनी चाहिए। डिस्चार्ज बनता हो ना बनता हो, आधार हो ना हो, एक डिफॉल्ट एप्लीकेशन आपको फाइल कर देनी चाहिए। ऐसी संभावना रहती है और ऐसा हमेशा होता है कि केस में बाद में जाकर आपको लगे कि इसमें तो डिस्चार्ज बनता नहीं है, तो हम इस डिस्चार्ज एप्लीकेशन को क्या करेंगे, एक फाइल की गई एप्लीकेशन को आप आराम से विड्रॉ कर सकते हैं, नॉट प्रेस्ड फॉर कर सकते हैं। तो लगाई गई एप्लीकेशन को वापस लेना आसान है, लेकिन जो एप्लीकेशन फाइल ही नहीं की गई उसे 60 दिन के लिमिटेशन के विरुद्ध जाकर उसको फाइल करवा देना कठिन होता है। तो आप अपनी आदत बना लीजिए कि हर केस में डिस्चार्ज एप्लीकेशन को फाइल करना अब कंपलसरी हो गया है और आप अपनी एक ऐसी एप्लीकेशन कोर्ट के रिकॉर्ड पर फाइल करते रहें, हर एक केस में करते रहें। दूसरी बात, पूरी डिस्चार्ज प्रोसीडिंग्स में यानी कि एप्लीकेशन और आर्गुमेंट्स में दोनों में ही अपनी बेगुनाही को दिखाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। कोर्ट या सीआरपीसी या बीएनएसएस कोई भी आपसे आपकी बेगुनाही दिखाए जाने की बात करता ही नहीं है। वे तो सिर्फ उन 4 पॉइंट्स की बात करते हैं कि वे हैं या नहीं हैं। अपनी बेगुनाही को प्रूव करने के लिए कोई बाहर का सामान जैसे अपना मेडिकल, सीसीटीवी फुटेज, दूसरे स्थान पर जाने के टिकट्स वगैरह लगाकर कोर्ट के सामने फाइल को मोटा ना करें। डिस्चार्ज की स्टेज पर कोर्ट इन पर ध्यान नहीं देगा और इनको रिजेक्ट कर देगा। तीसरी बात है, डिस्चार्ज की स्टेज पर केवल इतना आर्ग्यू करें कि देखिए साहब, यदि चार्जशीट में दिए गए पूरे के पूरे आरोप को हम साबित हुआ मान भी लें तो भी अपराध कारित नहीं होता है। यदि आप कोर्ट को ये सब बातें दिखा पाते हैं कि चाहे आप पूरी चार्जशीट को प्रूव कर लें, कोई अपराध कारित नहीं हुआ, तो आपको तत्काल डिस्चार्ज मिल जाएगा। चार्ज लगाने के पर्याप्त आधार गायब हो जाएंगे और चार्ज आधारहीन बच जाएगा। चौथी बात के रूप में हम इस पूरे कानून को एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। पुलिस को एक कॉल मिली कि किसी मकान मालिक ने किराएदार को घर से बाहर निकाल दिया है, सामान को गली में फेंक दिया है। मौके पर पुलिस गई तो मकान मालिक ने किराएदार का सामान बाहर गली में फेंककर कमरे के ऊपर ताला लगा दिया था। पुलिस ने बहुत कहा कि नहीं, कमरा खोल दो, इसको यहीं रहने दो, अगर बाहर निकालना है तो कोर्ट से ऑर्डर लेकर आओ। सारी रात मकान मालिक और पुलिस की जद्दोजहद होती रही। जो दूसरे आसपास के मकान मालिक थे वे भी इस वाले मकान मालिक का पक्ष लेने के लिए मौके पर आ गए। सुबह तक सब कुछ चलता रहा, लेकिन जब पुलिस को लगा कि नहीं, ये मान नहीं रहा है मकान मालिक, तो उसने मकान मालिक और उसके कुछ सहयोगियों कुल मिलाकर 21 आरोपियों पर 147, 149, 186 और 353 आईपीसी का केस बना दिया। आप सभी जानते ही हैं कि 186, 353 आईपीसी का केस का मतलब है कि पुलिस के सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की गई, उसके लिए बल प्रयोग किया गया। पांचवी बात हम आपको बताते हैं कि हमने वहां पर क्या आर्ग्यू किया। हमने कोर्ट को आर्ग्यू किया कि साहब, पुलिस ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उसके सरकारी काम में बाधा डाली है और बेदखल किराएदारों को दोबारा कमरे में जाने की इजाजत नहीं दी है। लेकिन बेदखल किराएदारों को दोबारा उनके कमरों पर कब्जा करवाना पुलिस का सरकारी काम किस कानून के तहत होता है, यह पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन कहीं पूरी चार्जशीट में नहीं बताया गया है। यदि किसी को जबरदस्ती गैरकानूनी तरीके से घर से, उसकी जमीन से बेदखल कर दिया गया है तो उसको अपने कब्जे को दोबारा स्थापित करने के लिए सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सिविल कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी होगी। लेकिन यहां तो इन किराएदारों ने ऐसा नहीं किया। किसी भी कानून में कमरों के कब्जे बहाल करवाना पुलिस का काम नहीं होता, सरकारी काम नहीं होता। जब पुलिस यह काम कर ही नहीं सकती है तो फिर इस काम में बाधा भी नहीं डाली जा सकती है। कोई आरोपी बाधा नहीं डाल सकता है। यदि बाधा डाली नहीं जा सकती है तो आरोपियों ने भी बाधा डाली नहीं होगी। लिहाजा इनके ऊपर पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप आधारहीन है। और कोर्ट ने जब यह सुना, उनसे पूछा कि बताइए आपने किस कानून के तहत कार्रवाई की कब्जा करवाने के लिए, क्यों आप वहां गए? तो पुलिस मूक हो गई और कोर्ट ने हमारी बात मानी, हमारे आरोपी को डिस्चार्ज कर दिया।
यहाँ बस आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये जरूरी नहीं कि हर एक क्रिमिनल केस में डिस्चार्ज का आधार मौजूद हो ही। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें तथ्यों की परख और प्रूफ मिलने के बाद ही बातों की सच्चाई का पता लग सकता है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो ऐसे केसेस में जहां तथ्यों की परख जरूरी होती है, उनका प्रूफ जरूरी होता है, उनमें हमेशा ट्रायल होता है। जिन केसेस में ट्रायल होना लाजमी है, वहां पर डिस्चार्ज पाने की कोशिश करने से किसी को कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है, ना आरोपी को ना एडवोकेट को। यदि ट्रायल होना ही है तो ट्रायल में क्रॉस एग्जामिनेशन का सहारा लिया जाना चाहिए। वहां आर्ग्यूमेंट से तो बात नहीं बनेगी। कहने का मतलब यह है कि जिन केसेस में डिस्चार्ज मिलने की संभावना होती है, सही आर्ग्यूमेंट करने से डिस्चार्ज मिलता ही मिलता है। लेकिन जहां डिस्चार्ज का केस नहीं बनता है, वहां पर जबरदस्ती सिर्फ टव्वल का मामला भी आरोपी को और उसके वकील साहब को नहीं बनाना चाहिए। चार्ज लगवाकर गवाहों को अपने बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा तत्काल हल कर देना चाहिए। हमारा ध्येय है कि किसी पर झूठा आरोप ना लगे तो हम उसको बचा पाएं। इसलिए हम अपने हर मेंबर को हर मुमकिन कानूनी सहायता देते हैं, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं, 138 NI एक्ट की बात को समझाते हैं। सिविल हो या क्रिमिनल हो, हर केस में हम आपकी मदद करते हैं। आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजकर मेंबर बनने का तरीका जान सकते हैं। अपने केस के विजेता बनने के लिए, बेहतरीन एडवोकेट बनने के लिए आप इंडियन लीगल सिस्टम की सहायता ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर सारी जानकारी आपको अपनी सरल भाषा में प्राप्त होगी। आप वेबसाइट को देखें और अध्ययन करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। प्रणाम।